चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर है हमारा 15th इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा ये चैप्टर। नो सर। नहीं पढ़ा? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल चैप्टर है, बट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट और खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो पहली चीज आ जाती है कि ये जो इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है और फूड रिसोर्सेस की बात हो रही है, इसकी जरूरत क्या है। ठीक, तो नेसेसिटी क्या है। तो पहली चीज आ जाती है नेसेसिटी, नीड फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखें बेसिक जो नेसेसिटी है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने की, वो क्या है? पॉपुलेशन। ठीक, ओवर पॉपुलेशन। तो काफी साइंटिस्ट ने जो है ये ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन जो है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती जा रही है इन कंपैरिजन टू जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, तो क्रॉप प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का उतना नहीं था जितना तेजी से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी अर्थ पे। ठीक, तो साइंटिस्ट ने, आपको पता होगा, ठीक है, 1960s के अराउंड एक ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जहां पे उन्होंने क्या किया, जो क्रॉप्स अवेलेबल हैं उनको मॉडिफाई करना शुरू किया। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे आगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या नेसेसिटी क्या है। नेसेसिटी क्या है? पॉपुलेशन। ठीक, आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन and it is still growing. ठीक है, we need more than 1 billion tons of grain every year to feed this growing population. Since increasing the area of land for cultivation is limited. बात समझ में आ रही है भाई? ठीक, तो यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड होंगे, है? यस सर। ठीक है, तो फार्मिंग से आप एसोसिएटेड होंगे, आपके घर में फार्मिंग होती होगी, आप खुद फार्मिंग करते होंगे, ठीक है, या किसी ना किसी तरीके से आप लोग फार्मिंग से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इंडिया का एक मेजर सेक्टर जो है वो क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, तो काफी सारे लोग हैं जो फार्मिंग से एसोसिएटेड होते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास एक फील्ड है, एक फील्ड है, ठीक है, सपोज आपके पास कितनी फील्ड है? 1 एकड़ फार्म का एरिया है। ठीक, तो इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन जो हो रहा है, आपने कोई भी इसमें क्रॉप ग्रो करी, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंक्रीज करने का तरीका क्या है? हम लैंड तो इंक्रीज नहीं कर सकते, लैंड तो इंक्रीज नहीं कर सकते। लैंड जो आपको अलॉटेड है वो तो उतना ही लैंड आपको मिला हुआ है। अब लैंड इंक्रीज करने का क्या नतीजा होगा कि आपको एक नया लैंड बाय करना होगा, परचेज करना होगा। यस सर। ठीक है, तो ये तो सेंस नहीं बनती कि आप प्रोडक्शन करने, इंक्रीज करने के लिए लैंड इंक्रीज करें। ठीक, तो लैंड इंक्रीज नहीं किया जा सकता। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो लैंड है वो भी क्या लिमिटेड है, 75% वाटर है और 25% लैंड है। ठीक है, उसका भी कुछ अमाउंट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, सारा लैंड तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, कहीं पे हिल है, कहीं पे माउंटेन है। ठीक है, इस तरीके से तो जो भी अमाउंट बचा हुआ है लैंड का एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, सिर्फ उतना ही लैंड है हमारे पास, हम लैंड इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक, तो नेसेसिटी क्या है कि उतने ही लैंड में हमको ज्यादा क्रॉप ग्रो करवानी है। इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। ठीक, तो अब नेसेसिटी क्या है? हमारे पास लैंड जब लिमिटेड है तो अब नेसेसिटी क्या है? अब नेसेसिटी ये है कि उसी लिमिटेड लैंड में हमको जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करवाना है। और क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करवा सकते हैं? जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करवा के। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करवा के, और जो लाइफ स्टॉक है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करवा के। लाइफ स्टॉक क्या होता है? जो भी आपके पास कैटल वगैरह है, ठीक है, या आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं कैटल के थ्रू, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब लाइफ स्टॉक है, तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करवा के। ठीक, तो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि पर इनपुट आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वही क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, तो प्रोडक्शन आउटपुट, the production efficiency of crops and livestock can be increased by adopting scientific management practices.
to improve crop yield, undertaking mixed farming, intercropping, integrated farming, ठीक है, practices like combining agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping, etc. इन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक, खाली क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बल्कि लाइफ स्टॉक भी इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है, जो वर्ल्ड की डिमांड है, फूड डिमांड, उस फूड की डिमांड को हमें पूरा करना है। ठीक है, चले तो क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो क्रॉप्स आपको पता है अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं। जैसे सीरियल्स है, सीरियल्स क्या क्या होते हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, मिलेट्स, सोरगम, ये सब क्या होते हैं, सीरियल्स। ठीक, सीरियल सोर्सेस किसका होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स आर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन कम्स पल्सेस। पल्सेस क्या होती हैं, जैसे पीस, बीन्स, ग्राम्स, लेंटिल्स, ये सब क्या है, पल्सेस। ठीक, ये किसका सोर्स होती है, प्रोटीन्स का। देन ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स जैसे ग्राउंडनट, सेसेम, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड, लिंसीड, सनफ्लावर, ये सब क्या है, इनसे ऑयल प्रोड्यूस होता है। ये किसके सोर्स होते हैं, फैट्स के। ठीक, इसके अलावा वेजिटेबल्स होती हैं, स्पाइसेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, दे प्रोवाइड विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, along with small amounts of carbohydrates, fats and proteins. इसके अलावा फॉडर क्रॉप्स होती हैं। फॉडर क्रॉप्स क्या होती हैं, फॉडर क्रॉप्स क्या होती हैं, सर जो जानवरों को खिलाया जाने वाला खाना। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है, जो लाइफ स्टॉक को खाना खिलाया जाता है, वही क्या होता है, फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, ये क्या है, बरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास। ठीक है, ये सब। उसके अलावा क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दो कैटेगरीज में क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और क्रॉप क्लाइमेटिक कंडीशन में भी किन चीजों को कंसीडर किया गया है, एक तो है टेम्परेचर और एक क्या है, सनलाइट। ठीक है, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स, दैट इज सनलाइट, कितने ड्यूरेशन की सनलाइट है। तो इसके बेसिस पे दो क्रॉप्स हैं, दैट इज खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। ठीक है, खारिफ क्रॉप्स क्या है, ये वो क्रॉप्स हैं जिनको रेनी सीजन में सो किया जाता है, रेनी सीजन में इनको सो किया जाता है, और हम कह सकते हैं जून से लेके अक्टूबर का महीना होता है जिसमें इनको ग्रो किया जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, समर क्रॉप्स कह सकते हैं इनको, समर क्रॉप्स। ठीक है, बल्कि बेसिकली रेनी सीजन में होते हैं, बट इनको समर क्रॉप्स कहा जा सकता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, पैडी। पैडी क्या होता है, राइस की खेती। गुड, वेरी गुड, हाँ, धान जिसे कहते हैं, राइस। ठीक, पैडी, सोयाबीन, मेज, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, कॉटन, ये सब क्या है, खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इनको विंटर सीजन में सो किया जाता है। ठीक है, बेसिकली नवंबर से लेके अप्रैल तक के मंथ्स में जो है इनको ग्रो किया जाता है। जैसे व्हीट है, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब क्या है, राबी क्रॉप्स। ठीक, तो इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जा सकता है, विंटर क्रॉप्स। ठीक, तो ये हो गई खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। इंप्रूवमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी में इंप्रूवमेंट करना, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इस बात को समझे, पहली चीज क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक, जब भी आप क्रॉप चूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप क्रॉप सो करेंगे, ठीक है, जो आप क्रॉप सो करेंगे वही क्रॉप ग्रो होगी। तो सोइंग से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि किस वैरायटी की क्रॉप आप चूज कर रहे हैं, और वैरायटी चूज करना इंपॉर्टेंट है। क्यों, जिस वैरायटी की क्रॉप होगी वैसे ही, जिस वैरायटी की सीड होगी वैसे ही आपकी क्रॉप ग्रो करेगी। ठीक है, तो सीड की वैरायटी चूज करना इंपॉर्टेंट है। नई नई वैरायटीज आ रही हैं सीड्स की। ठीक है, आजकल जो है काफी सारी वैरायटीज आते हैं, उसमें क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज भी होती है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज भी होती हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज का बेनिफिट क्या होता है कि इनमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक, इसलिए अच्छी सीड चूज करना इंपॉर्टेंट है, अच्छी सीड होगी तो अच्छी क्रॉप होगी। नेक्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब वैरायटी तो हमने चूज कर ली सीड की, और हमने सीड को सो कर दिया। अब बात आ जाती है कि अब हमें ग्रो करनी है, क्रॉप ग्रो करनी है। क्रॉप ग्रो करने में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं।
उन प्रैक्टिसेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीज आ जाती है किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक। लास्ट जो चीज है, ठीक है, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है कि आपने अब क्रॉप ग्रो कर ली है, अब क्या हो गई है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग तक का काम हो गया है, ठीक है। मतलब आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, आपने क्रॉप जो है वो फील्ड से काट ली है, ठीक। अब बात आ जाती है कि क्रॉप को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है। अब ये प्रोटेक्शन वाला काम कैसे हो सकता है, क्रॉप इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाल के। स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक। तो हार्वेस्टिंग के बाद आपकी जो क्रॉप है, ठीक है, और हम कह सकते हैं जो आपके ग्रेन्स है, ठीक, उनको प्रॉपरली स्टोर करना है, ठीक है, इस तरीके से कि उनमें कोई माइक्रोबियल एक्शन का इफेक्ट ना हो, ठीक है, कोई इसमें फंगस ना लग जाए, कोई बैक्टीरिया ना लग जाए, ठीक है, कोई इसमें डिजीज ना हो जाए, ठीक। तो इस तरीके से उसमें स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए हार्वेस्टिंग के बाद। और ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, ये जो पूरा क्रॉप प्रोडक्शन का टाइम है, ठीक है, इसके दौरान कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, जैसा अभी बताया, यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक। तो इन सारे केमिकल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आ जाती है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटीज का इंप्रूवमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन बाय सेलेक्टिंग गुड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। दिस इज डन बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन एक म्यूटेशन का क्या है, एक म्यूटेशन का एक प्रोसेस है, हम कह सकते हैं म्यूटेशन का एक टाइप। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग वेराइटीज को चूज किया जाता है, दो अलग अलग वेराइटीज को चूज किया जाता है, और जनरली उन वेराइटीज को चूज किया जाता है जो क्या है, जो क्या है, डिसीज रेजिस्टेंस एंड क्रॉप ग्रोथ जैसे अच्छी। हाँ जो बेटर है, ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं दो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल अभी बताया, एक हमने वैरायटी ले ली डिजीज रेजिस्टेंट है, एक वैरायटी हमने ली जो डिजीज रेजिस्टेंट है, और एक वैरायटी हमने ली जो वेदर रेजिस्टेंट है, वेदर रेजिस्टेंट है। इन दोनों वैरायटीज को क्रॉस करवाया जाएगा और फिर इनसे एक सीड प्रोड्यूस करवाई जाएगी जो कि क्या होगी, इनकी हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड। और ये जो हाइब्रिड सीड होगी इसमें क्या खासियत होगी कि इसके पास दोनों दोनों इसके पास एबिलिटीज होंगी, ये डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी और ये वेदर रेजिस्टेंट भी होगी, ठीक। तो यही क्या है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जो डिसिमिलर हो। जैसे देखें एक डिजीज रेजिस्टेंट है, एक वेदर रेजिस्टेंट है, ठीक, और ये डिसिमिलर हो, ठीक, टू ऑब्टेन क्रॉप्स having useful characteristics like disease resistance, good quality, high yields, etc. बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम हाइब्रिड करवा सकते हैं। हाँ बताएं। डिजीज रेजिस्टेंस मतलब, या उस और दोनों का मतलब बता दीजिए। अच्छा, डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस हम कैसे कह सकते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज से बचना, अपने आप को बचाना, ठीक है, रेजिस्ट करना, ठीक है। और डिजीज रेजिस्टेंट का क्या मतलब है, डिजीज आपको पता होगा, बीमारी, ठीक। तो डिजीज रेजिस्टेंट का क्या मतलब है कि डिजीज से इम्यून हो जाना, ठीक है, बेसिकली डिजीज से इम्यून हो जाना, जिसको डिजीज कम होती है, ठीक। सिमिलरली वेदर रेजिस्टेंट, जिसपे वेदर का इफेक्ट कम होता है, ठीक है, समझ गए। तो काफी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो वेदर रेजिस्टेंट नहीं होती, तो आंधी तूफान बारिश वगैरह, ठीक है, हुआ तो पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। तो अच्छी क्रॉप क्या है, जो हार्श वेदर को झेल ले, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर को झेल ले, ठीक है। पता चला एक सीजन में बारिश नहीं हुई या बारिश कम हुई, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वो सूख के बिल्कुल क्रॉप खराब हो जाए, ठीक है। तो वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इंटर वेराइटल भी हो सकता है और इंटर जेनेरिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक। क्या मतलब है, इंटर वेराइटल का क्या मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन दो अलग अलग वेराइटीज के बीच में किया जाए,
दो अलग अलग वेराइटीज के बीच में किया जाए, ये क्या होगा, इंटर वेराइटल। जब हाइब्रिडाइजेशन दो अलग स्पीशीज के बीच में किया जाएगा, ठीक है, दो स्पीशीज अलग होने का क्या मतलब है, जीनस सेम हो, ठीक है, सेम जीनस हो, स्पीशीज अलग हो, तो वो क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक। अगर हाइब्रिडाइजेशन दो अलग जेनेरा में किया जाए, मतलब दो अलग जीनस में किया जाए, जीनस डिफरेंट हो दोनों के, तो वो क्या होगा, इंटर जेनेरिक। ठीक, तो ये तीन तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने का एक और तरीका क्या है, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक। Another way of improving crop variety is by introducing a gene to obtain the desired characteristic. तो ये तो चीज हो गई, हम क्रॉसिंग करवा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम क्रॉसिंग ना करवाएं, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल मेथड है, आप नेचुरली डिपेंडेंट है इस मेथड के सक्सेस होने पे। दूसरा मेथड क्या है कि आप इस पे ना जाएं, आप सिंथेटिकली एक प्लांट का आपने देखा वेदर रेजिस्टेंट है, उसका एक डीएनए है, आपने उसके डीएनए में से कोई एक स्ट्रैंड ले लिया जो वेदर रेजिस्टेंट की कैपेबिलिटी रखता है, और एक दूसरा प्लांट है उसका डीएनए है, उसके डीएनए में आपने एक और सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट किया और इसको रिमूव कर दिया और ये वाला जीन लाके यहाँ पे पुट कर दिया, तो अब इसके डीएनए में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब ये क्रॉप जो होगी ये वेदर रेजिस्टेंट भी होगी, ठीक, क्योंकि इसने इसका जीन ले लिया इस वाली क्रॉप का जो वेदर रेजिस्टेंट थी। तो ये जो क्रॉप होगी ये कैसी होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, आपने इसके जीन में म्यूटेशन किया है, मॉडिफिकेशन किया है, तो ये क्या होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे आपने वेट नहीं किया ये पूरा नेचुरल प्रोसेस होने का, ये आपने वेट नहीं किया, आपने खुद ही साइंटिफिकली इसको ऑल्टर कर दिया, ठीक, अपने बेनिफिट के लिए। तो ऐसी जो क्रॉप होती है इनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नाउ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, नाम सुना है, यस सर। ग्रीन रेवोल्यूशन, गुड, ठीक। तो जैसे अभी मैं बात बता रहा था कि मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है, मिड 1900s में, मिड 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने जब ये देखा, ऑब्जर्व किया कि पूरे वर्ल्ड में जो फूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, हम कह सकते हैं वर्ल्ड की फूड डिमांड जो है वो ज्यादा है, और वर्ल्ड का फूड प्रोडक्शन जो है वो कम है, डिक्रीज, ठीक है, वो कम है। तो फूड प्रोडक्शन जो है, वर्ल्ड का फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा फूड डिमांड को मैच करने के लिए। ये काम कैसे किया जा सकता है, जैसे अभी बात हो रही थी, बहुत इस पे डिस्कशन हुआ, साइंटिफिक इस पे रिसर्च हुई, तो पता चला जाहिर सी बात है लैंड को तो इंक्रीज नहीं किया जा सकता, तो एक ही चीज बचती है कि क्रॉप को इंक्रीज किया जाए, क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, ठीक है। So it was a period of significant agricultural advancement that took place in the mid 20th century, primarily between 1940s and 1970s. It involved the development and implementation of new farming techniques and technologies that aim to increase crop yields and feed a rapidly growing global population. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स, जैसे पहली चीज, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। तो नॉर्मन बोरलॉग ये साइंटिस्ट थे जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं ग्लोबली। He was an American agronomist who developed high yielding wheat varieties, ठीक है, wheat की varieties इन्होंने डेवलप करी थी, that were resistant to disease and pest and could be grown in a variety of environments, यानी कि weather resistant भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, The Green Revolution began in 1940s in Mexico, ठीक है, मेक्सिको में शुरू हुआ था, जहां पे क्या हुआ था, Borlaug worked on developing new wheat varieties. It then spread to other parts of the world including Asia and Africa, जहां पे सबसे ज्यादा फूड की डिमांड है। नेक्स्ट देखें, The Green Revolution was made possible by advances in agricultural science and technology, including the development of synthetic fertilizers, pesticides and irrigation systems. तो ये चीज नोट करने की है कि इन्हीं तीनों चीजों की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो पाया। अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर ना हो, पेस्टिसाइड्स ना हो और प्रॉपर इरिगेशन, नई टेक्नोलॉजी के इरिगेशन सिस्टम्स ना हो, तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को ग्रो नहीं करवा सकते, नेचुरल मेथड्स के थ्रू आप ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक है। जो नेचुरल क्रॉप होती है, जो नेचुरल सीड है,
उसी की क्रॉप आप ग्रो करवा सकते हैं नेचुरल मेथड से, क्योंकि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है, उसमें पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, उसमें एक्सटर्नल जो हेल्प चाहिए होती है मैन्योर फर्टिलाइजर्स के थ्रू, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है, नेचुरल क्रॉप में, ठीक है। बट क्या है कि उसमें प्रोडक्शन कम होता है, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है लेकिन इसमें इनपुट भी ज्यादा है, ठीक है। आपको सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, और अच्छे इरिगेशन सिस्टम चाहिए। आप रेन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है, रेन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि बारिश होगी तो क्रॉप हो जाएगी, नहीं हुई तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकती, ये क्रॉप बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, समरसेबल्स और ट्यूबवेल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, द ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड्स पर्टिकुलरली फॉर राइस एंड व्हीट। तो राइस और व्हीट की ग्लोबल डिमांड इसने पूरी कर दी। This helped to alleviate food shortages and reduce poverty in many parts of the world. However, green revolution also had some negative impacts. ठीक है, कुछ इसके negative impacts भी थे, जैसे including environmental damage। किससे? Fertilizers and pesticides। जिन चीजों की requirement है इसको grow करने के लिए, वही इसको harm भी करते हैं, ठीक। इसलिए बहुत ज्यादा precaution की जरूरत होती है जब fertilizer और pesticides यूज किए जाए। And increased social and economic inequality in some regions. Next, other important scientists associated with the green revolution, यहाँ पे important point है क्या? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का काम किया है, ठीक है, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का काम किया है। वर्कड ऑन डेवलपिंग हाई यील्डिंग राइस वेराइटीज इन इंडिया। इनको बेसिकली MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। बात समझ में आ रही है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एंड विलियम गॉड हु हेल्प्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू व्हीट वेराइटीज इन पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मिरेकल क्रॉप्स ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज। However, other crops such as soya beans, potatoes, cassava also benefited from the advances in agriculture science and technology during this period. तो खाली राइस, व्हीट और मेज वगैरह की क्रॉप्स ही नहीं ग्रो करवाई गई हैं, और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इन्वेंट की गई हैं, एक तरीके से, ठीक है, इन्वेंट की गई हैं और फिर उनको ग्लोबल लेवल पे ग्रो करवाया गया है, ठीक है। तो इससे ग्रीन रेवोल्यूशन से जो वेराइटीज डेवलप हुई, ठीक है, वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रही थी, ठीक है, और प्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं? यील्ड। तो इन वेराइटीज को क्या कहा जाने लगा? High हाई yielding. यील्डिंग, गुड, वेरी गुड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, HYV सीड्स। या फिर क्योंकि ये इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा था, इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GM क्रॉप्स। क्लियर है? HYV Yes, sir. सीड्स या GM क्रॉप्स, ठीक, दोनों एक ही चीज है। यहां पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास यहाँ पे HYV सीड्स के, जैसे फर्स्ट इसमें देखें, ये जो पहले तीन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे IR8 जो राइस की वैरायटी है, सोनालिका ये एक व्हीट की वैरायटी है, और पूसा मेज की वैरायटी है, ठीक है। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी हैं बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लिए, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए। तो IR8 राइस, IR8 is a high yielding rice variety that was developed in Philippines but played a major role in green revolution in India। तो इसको फिलीपींस में इन्वेंट किया गया था, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एशिया इन 1960s। नेक्स्ट, सोनालिका व्हीट। सोनालिका इज अ हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन 1960s। तो ये वो वैरायटी है व्हीट की जिसको इंडिया में डेवलप किया गया, एंड सिंस बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ग्रोन व्हीट वैरायटीज इन द कंट्री, ठीक। नाउ पूसा हाइब्रिड मेज की अगर हम बात करें, तो पूसा हाइब्रिड मेज इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ मेज दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, ठीक है, एंड इज वाइडली नोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक। नेक्स्ट एक वैरायटी है दैट इज अर्का किरण टोमेटो की एक HYV सीड है ये। अर्का किरण इज हाई यील्डिंग हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोमेटो दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR,
एंड इज नोन फॉर इट्स डिजीज रेजिस्टेंस एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ। ये टोमेटो के बारे में आपको पता होगा कि टोमेटो की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। शेल्फ लाइफ क्या होता है? शेल्फ लाइफ क्या होता है बताएं भाई, शेल्फ लाइफ क्या होता है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो क्या होता है शेल्फ लाइफ बताएं। उसकी सुंदर रहने की शक्ति बिना सड़े ले। हाँ, ठीक है, कि कितना टाइम है उस क्रॉप में, ठीक है, जब तक वो सड़ ना जाए, ठीक है, सड़ने से पहले पहले कितना टाइम है, ठीक है, मतलब कब तक वो सही है यूज करने के लिए, यूजेबल है वो क्रॉप, ठीक, तो वो शेल्फ लाइफ होती है। तो टोमेटो की शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। तो इस वेराइटी में क्या था, इस वेराइटी को डेवलप करने के बाद क्या हुआ कि जो टोमेटो की आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर जो होती है वो हार्ड हो गई। इस वेराइटी में जो टोमेटो डेवलप होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है, या हम कह सकते हैं आउटर लेयर जो है वो हार्ड होती है, जिसके थ्रू ये जल्दी सड़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अर्का विकास अनियन, ये अनियन की वैरायटी है। अर्का विकास इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ अनियन दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, देन अगेन IIHR, and is known for its large bulb size and good storage capacity. Next, Pusa giant Napier grass, thick, it is a high yielding variety of fodder grass. ये कौन सी ग्रास है जो जानवरों को दी जाती है? fodder grass. That was developed by ICAR and is widely grown in many parts of India as livestock feed. नेक्स्ट, ये शुगर केन की वैरायटी है जो काफी यूज होती है इंडिया में, ठीक है, CO86032, ये शुगर केन की वैरायटी है। इट इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ शुगर केन दैट वाज डेवलप्ड बाय द शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI इन कोयम्बटूर, इंडिया, एंड इज नोन फॉर इट्स हाई शुगर कंटेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंस। देन पूसा हाइड्रोफोनिक रेडिश, ये एक रेडिश की वैरायटी है। इट इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ रेडिश दैट वाज डेवलप्ड बाय ICAR फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन एंड इज नोन फॉर इट्स यूनिफॉर्मिटी एंड हाई यील्डिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है? आनंद वन ग्राउंड, ये ग्राउंडनट की वैरायटी है, ठीक है। इट इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट दैट वाज डेवलप्ड बाय आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन गुजरात, इंडिया, एंड इज नोन फॉर इट्स डिजीज सर रेजिस्टेंस। यूनिफॉर्मिटी। कहाँ यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक सा होना, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक सा होना, कोई उसमें हम कह सकते हैं कि शेप एक सा हो, या मतलब यूनिफॉर्मिटी हो उसमें, बेसिकली बात समझी, एक सा हो, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, डिस्टॉर्शन ना हो उसके शेप में। नेक्स्ट क्या है? कुफरी ज्योति पोटैटो, ठीक है, तो कुफरी ज्योति इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पोटैटो दैट वाज डेवलप्ड बाय सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI इन शिमला, इंडिया, ठीक है, एंड इज नोन फॉर इट्स हाई यील्डिंग गुड पोटेंशियल एंड गुड कुकिंग क्वालिटीज। तो ये कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स हैं, ठीक है, जिनको आप याद रख सकते हैं। इसमें से जो पहले तीन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IR8 राइस, सोनालिका वीट और पूसा मेज, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन फॉर द फॉलोइंग। क्रॉप वैरायटी का इंप्रूवमेंट क्यों किया जाता है? पहली चीज क्या है, पहला रीजन क्या है? हाई यील्ड, यील्ड ज्यादा हो, यील्ड मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, ठीक है, एक एकड़ में कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है उसको इंक्रीज करने का जो काम है दैट इज हायर यील्ड। नेक्स्ट क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है उससे रेजिस्टेंस डेवलप करवाना, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब इम्यूनिटी डेवलप करवाना। बायोटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जो लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे पेस्ट हो गए, इंसेक्ट हो गए, ठीक है, ये क्या है? बायोटिक फैक्टर्स हैं जो क्रॉप को हार्म करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? जैसे वेदर कंडीशंस हो गई, सनलाइट है, रेन है, ठीक है, ड्राउट कंडीशन है, वाटर है, तो ये सब क्या है? एबायोटिक कंडीशंस हैं जो क्रॉप को हार्म करते हैं, तो इनसे रेजिस्टेंट करना है क्रॉप को, to increase resistance of crops to biotic factors such as insects, disease, etc., and abiotic factors such as drought, salinity, heat, cold, etc. Salinity समझ में आ रहा है भाई? यस सर, नमक ज्यादा होना। हाँ, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना जल्दी क्रॉप मैच्योर होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट इसको फार्मर को, क्यों? क्योंकि वो उतना जल्दी उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में ला सकता है, ठीक है, तो मैच्योरिटी टाइम जो है वो कम से कम हो, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सो दैट द फार्मर्स कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो ये भी हमें चेक करना होता है। देन नेक्स्ट क्या है? वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसको ग्रो करवाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कंस्ट्रिक्टेड हो,
एक ही लोकेशन पे या एक ही एरिया में वो क्रॉप ग्रो हो सके, नहीं, हर जगह वो क्रॉप ग्रो हो सके, ज्यादा से ज्यादा जगह पे वो क्रॉप ग्रो हो सके। दैट इज वाइडर अडेप्टेबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेक्स्ट क्या है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। डिजायरेबल कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए, अगर हमें कोई चीज बड़ी चाहिए तो वो बड़ी हो, कोई चीज छोटी चाहिए तो उसमें छोटी हो। कैरेक्टर्स लाइक टॉलनेस एंड मोर ब्रांचिंग आर यूजफुल फॉर फॉडर क्रॉप्स। तो फॉडर क्रॉप्स में क्या हमें चाहिए होता है कि प्लांट क्या हो, टॉल हो और उसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। ड्वार्फनेस या शॉर्टनेस इज डिजायरेबल फॉर सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप जो है वो क्या हो, ड्वार्फ हो और शॉर्ट हो। क्यों? क्योंकि सीरियल क्रॉप्स में वाटर काफी रिक्वायर्ड होता है, तो जितना शॉर्ट क्रॉप होगी उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी। तो सीरियल क्रॉप्स जनरली हमें छोटी चाहिए होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्रॉप प्रोडक्शन में जो है तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि किस तरीके का न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है। एक है इरिगेशन, किस तरीके से आप उसको इरिगेट कर रहे हैं क्रॉप को। एंड देन नेक्स्ट है क्रॉपिंग मैनेजमेंट, किस तरीके से आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स आपके क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें मेजर कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स नाइट्रोजन कहां से लेते हैं, सॉइल से। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, प्लांट्स वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं प्लांट्स, सॉइल से जो एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन के फॉर्म से नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, तो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। ठीक है, तो प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। देयर आर 16 nutrients required by plants for their proper growth. ठीक है, air supplies oxygen and carbon dioxide or water supplies hydrogen and the remaining 13 nutrients are obtained from the soil. और ये कौन कौन से अभी देखते हैं। Among the 16 nutrients required by plants, 6 are required in large quantities and are called macronutrients. तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को ज्यादा चाहिए होते हैं, कुछ हैं जो कम चाहिए होते हैं। जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो micronutrients. The other 7 are required in small quantities and are called micronutrients. Macronutrients में क्या क्या आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक, सर इसमें मैग्नीशियम दो बार आ गया है, एक मैक्रो में भी है एक माइक्रो में। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मैग्नीज तो नहीं है एक, मैग्नीशियम नहीं होगा इसमें। ठीक है, मैग्नीशियम इसमें माइक्रो में नहीं होगा, मैक्रो में ही होगा। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट इसमें मिसिंग है। ठीक है, उसको मैं चेक कर लूंगा। 6 6 12 15। ठीक है, चलिए मैं इसको चेक करके बता दूंगा मैग्नीशियम के अलावा कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, तो अब ये जो चीज है अभी जो हमने डिस्कस करी कि प्लांट्स नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, बट जब प्लांट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सॉइल में ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में, तो सॉइल में ये खत्म हो जाएंगे। जब सॉइल में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स खत्म होने लगते हैं तो फिर प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा उसको, क्योंकि प्लांट तो बना नहीं रहा है, सॉइल बनाता तो है नहीं नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स। ठीक है, तो होता क्या है कि हमको एक्सटर्नली ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करने होते हैं प्लांट को। ठीक है, क्योंकि सॉइल में इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो एक्सटर्नली हम किस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। मैन्योर क्या है, इसका भी हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। मैन्योर क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। इट इज ऑर्गेनिक मैटर एंड इट हैज न्यूट्रिएंट्स। ठीक, इट हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर क्या काम करता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रिसाइकिल फार्म वेस्ट एंड प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट। तो इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है कि एक तो फर्टिलाइजर का यूज कम हो जाता है मैन्योर यूज करके, और फार्म वेस्ट जो है, जो फार्म में वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गेनिक होता है, तो उसको हमें कहीं और डंप करने की जरूरत नहीं है, उसी से मैन्योर बनाया जा सकता है। और क्योंकि वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है इसलिए एनवायरमेंट भी उससे प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, मैन्योर की अगर हम बात करें तो दो तरीके के मैन्योर है, एक तो है कंपोस्ट और एक है ग्रीन मैन्योर।
तो कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन अ कंपोस्ट पिट। जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक कंपोस्ट पिट बनाई जाती है, उसमें डंप कर दिए तो वो क्या हो जाता है? कंपोस्ट बन जाता है। एक और तरीका है कंपोस्ट बनाने का, वो है यूजिंग अर्थवॉर्म्स। यूजिंग अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स, और अर्थवॉर्म्स की भी एक स्पीशीज होती है जो रेड कलर के होते हैं, ठीक। तो अर्थवॉर्म्स को यूज करके जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक। और क्योंकि अर्थवॉर्म्स मदद करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में, इसलिए अर्थवॉर्म्स को क्या कहा जाता है? फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। हाँ, फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है। तो कंपोस्ट जो बनता है, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। नाउ ग्रीन मैन्योर की अगर हम बात करें तो ग्रीन मैन्योर क्या है? बिफोर सोइंग द सीड्स इन द फील्ड्स, सम ग्रीन प्लांट्स लाइक सन, हेम्प, guar, etc. are mixed with the soil by plowing. These plants turn into green manure, which makes the soil rich in nitrogen and phosphorus. बेसिकली क्या है? जब सीड सो करते हैं, सोइंग से पहले कुछ प्लांट्स जैसे सन, हेम हो गया, ग्वार हो गया, तो इनको वापस से सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या बना लेते हैं? ग्रीन मैन्योर। और ये ग्रीन मैन्योर क्या करता है कि वापस से सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस को रिप्लेनिश कर देता है, जिससे इसके न्यूट्रिएंट सॉइल में वापस से रीगेन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है? हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल मैन्योर्स हैं, जिनको सिंथेटिकली फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया गया है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड कॉमर्शियली। दे सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड ओनली इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स। Excessive use of fertilizer can reduce soil fertility and also cause water pollution, ठीक है। तो एक्सेस जब यूज हो जाता है फर्टिलाइजर का, तो उससे क्या होता है? क्या होता है? क्रॉप डिस्ट्रॉय और वाटर रिड्यूस हाँ, फर्टिलिटी एंड क्रॉप वाटर डिस्ट्रॉय हो जाती है, सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर्स के। कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कुछ कॉमन यूजेबल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। there are these are just a few examples of many different fertilizers that are available in the market. The choice of fertilizer depends on the specific needs of the crop. जिस तरीके की क्रॉप है उसी तरीके का फर्टिलाइजर यूज होगा। एंड द सॉइल कंडीशंस, जिस तरीके की सॉइल है उसी के बेसिस पे फर्टिलाइजर चूज करना होगा। कुछ फर्टिलाइजर्स है जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। ये बहुत फेमस फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। एनपीके फर्टिलाइजर्स, एनपीके फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CAN फर्टिलाइजर्स, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, MAP फर्टिलाइजर्स, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सब अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप। वाटर हाँ, वो प्रोसेस जिसके थ्रू वाटर क्रॉप्स को सप्लाई किया जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ठीक। तो इरिगेशन के अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, एक बात ही बताएं, जब इरिगेट किया जाता है, जब प्लांट को आपने इरिगेशन किया, जब पानी दिया आपने प्लांट को, क्रॉप को, तो जब ज्यादा पानी दे दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है? पानी भर जाता है क्रॉप में और उसमें कीचड़ हो जाती है। फिर उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग गुड, वेरी गुड, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग से क्या होता है? सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। गुड, वेरी गुड, क्रॉप की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। क्रॉप की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स यूज्ड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, आर वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, टैंक्स, चेक डैम्स। ये अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं जो पहले यूज होते थे, अब यूज हो रहे हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। वेल्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराने मेथड्स हैं जो यूज हो रहे हैं इरिगेशन के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स कॉल्ड डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, ठीक है। ट्यूब वेल्स क्या होते हैं? जिनमें पंप लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। डग वेल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, मैनुअली उनको यूज किया जाता है। इन डग वेल्स वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको यूज किया जाता है दोनों ही केसेस में।
इन ट्यूबवेल्स वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। कैनाल्स की अगर हम बात करें, कैनाल इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम रिजर्वॉयर्स और रिवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू द फील्ड्स। तो कैनाल्स आपने देखे होंगे, कैनाल्स आपने देखे होंगे, नहीं ठीक है। देखते। एग्रीकल्चर नहीं देखे, एग्रीकल्चरल लैंड में कभी गए हो, ठीक है, गांव वगैरह की तरफ कभी गए हो, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा एक कैनाल सिस्टम बना होता है, ठीक है, वो नदी नहीं होती, नदी के टाइप का एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना रखा होता है जिससे पानी आ रहा होता है, ठीक है, तो वो कैनाल होता है, ठीक है भाई, बात समझे। ओके सर। अगर हम शहरों में देखें तो शहरों में भी कैनाल का एक टाइप है, जो नाले होते हैं, बड़े बड़े जो नाले होते हैं, वो क्या है, वो भी कैनाल है, ठीक है, बट उसका पर्पस अलग है, वो सीवेज कलेक्ट करने के लिए होता है, और विलेजेस वगैरह में वो इरिगेशन के पर्पस के लिए होता है, ठीक है। देन रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, ये सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, इन विच वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम रिवर्स टू इरिगेट फील्ड्स क्लोज टू रिवर्स। ये उन एरियाज में यूज किया जाता है जहां पे पास में कोई नदी जा रही हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, टैंक्स, टैंक्स यूज किए जाते हैं, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर्स व्हिच सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स। देन डैम्स, ठीक है, चेक डैम, सॉरी, these are used to stop rainwater from flowing away and helps to increase groundwater levels and reduce soil erosion, ठीक। तो जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करने के लिए ये चेक डैम्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स की। क्रॉपिंग पैटर्न्स की, क्रॉपिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग पैटर्न्स यूज किए जा सकते हैं जिससे ओवरऑल क्रॉप की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाए और वेस्टेज कम हो, ठीक है, और आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तो इसलिए इन पैटर्न्स को यूज किया जाता है। ये कुछ प्रूवन पैटर्न्स हैं जिससे क्रॉप यील्ड इंक्रीज होती है। पहला क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, इट इज मेथड इन विच टू और मोर देन टू क्रॉप्स आर साइमल्टेनियसली ग्रोन इन द सेम फील्ड। इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग। जैसे वीट और ग्राम ग्रो कर लिया, वीट और मस्टर्ड ग्रो कर लिया, ग्राउंडनट और सनफ्लावर ग्रो कर लिया, तो दो या दो से ज्यादा अलग क्रॉप्स को साथ में ग्रो कर लिया, दैट इज मिक्स क्रॉपिंग। इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रिस्क इवन इफ वन क्रॉप फेल्स। इससे क्या होता है कि अगर सपोज आपने दो क्रॉप्स ग्रो की हैं, अब दो में से कोई एक क्रॉप, सपोज कोई डिजीज लग गई, अब वो डिजीज वीट की डिजीज है, सपोज रस्ट ऑफ वीट है, तो वो वीट में लगी है, ग्राम में नहीं लगेगी, तो आपकी ग्राम वाली क्रॉप बच गई है, वीट वाली क्रॉप तो डिस्ट्रॉय होगी लेकिन ग्राम वाली बच गई है। अब सपोज पूरी ही फील्ड आपकी वीट की होती तो क्या होता, पूरी फील्ड आपकी बेकार हो जाती, पूरी क्रॉप बेकार हो जाती, ठीक है। अब क्या होगा, एटलीस्ट आपकी 50% क्रॉप तो बची होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, इट इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड, ऑल्टरनेट रोज, इन ऑल्टरनेट रोज, अलग अलग रोज में ग्रो करवाना। पहली रो किसी और की है, दूसरी रो किसी और की है, फिर पहली वाली की है, फिर दूसरी वाली की है, तो अलग अलग रोज में, ऑल्टरनेट रोज में, ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाना। जैसे मेज और सोयाबीन, मिलेट और काउपी एक्सेट्रा, ये क्या है, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स आर सेलेक्टेड। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट की क्रॉप्स को यूज किया जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन बेटर यूसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिवेंट्स स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस टू ऑल प्लांट्स ऑफ द सेम क्रॉप। खाली एक ही, अगर कोई सपोज कोई डिजीज लगी है तो ऐसा नहीं कि वो खाली एक ही क्रॉप में लग जाएगी, मतलब सारी क्रॉप में लग जाएगी, एक ही क्रॉप में लगेगी तो बाकी क्रॉप बची रहती है। नेक्स्ट क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप को ग्रो करवाना। इट इज ग्रोइंग क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक। जैसे ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स आफ्टर ग्रोइंग सीरियल क्रॉप्स। इससे क्या होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में आपको पता होगा, लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो क्रॉप को न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, जैसे पी प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट में भी नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है। ये कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपर्ली, 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर प्रॉफिटेबली। यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि अगर क्रॉप रोटेशन को सही से किया तो दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही साल में सही से ग्रो करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, तो अब बात हो गई किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। अब हम लास्ट बात करते हैं किसकी, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की, ठीक। सो क्रॉप्स इन द फील्ड आर डैमेज्ड बाय वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। ये अलग अलग चीजें हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। वीड्स क्या होती हैं,
वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड Plant. प्लांट। अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, जो हमारे जो मेन क्रॉप है उसके साथ ग्रो हो जाती हैं वीड्स। वीड्स का डिसएडवांटेज क्या है ग्रो होने का, कि ये हमारे मेन क्रॉप के साथ कंपीट करती हैं। किसमें? न्यूट्रिएंट्स में, वाटर में, सनलाइट में, स्पेस में, हर चीज में ये कंपीट करती है। तो हमारी जो क्रॉप है, जो मेन क्रॉप है, वो सही से ग्रो नहीं हो पाती, ठीक है। विच ग्रो इन द फील्ड, एग्जाम्पल जैंथियम। जैंथियम बहुत फेमस क्या है? वीड है। जैंथियम, पार्थीनियम, सिप्रिनस सिप्रिनस रोटंडस, ये क्या है? कुछ वीड्स है। They compete with the crop for food, space, sunlight and use nutrients and reduce crop yield. Overall crop yield reduce हो जाएगी। Next, insects, pests cause damage to the root, stem and leaves. They suck cell sap and bore into stem and fruits. ठीक है, they can reduce crop yield. Diseases की अगर हम बात करें तो diseases in plants are caused by pathogens like viruses, bacteria, fungus and they reduces crop yield. ठीक, they all can be controlled by using chemicals like weedicides, pesticides, fungicides, etc. ठीक है, insecticides, इन सब केमिकल्स को यूज करके हम इनसे अपनी क्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं। They are sprayed on the crop or used for treating seeds and soil. Since these chemicals are poisonous, excessive use of these chemicals can cause environmental pollution. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब देखें, तो ये तो बात हो गई जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे कैसे प्रोटेक्शन करना है। जब प्रोडक्शन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, क्रॉप आपने काट ली, अब उसके बाद कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जो ग्रेन है, बेसिकली आपका ग्रेन जो है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो ग्रेन की स्टोरेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमको एक ऐसी जगह चाहिए ग्रेन स्टोर करने के लिए जहां पे क्या हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन सबसे कम हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो ना कर सके, ठीक है। जहां पे सनलाइट ना हो, जहां पे मॉइस्चर ना हो, जहां पे क्या हो? क्लीन एनवायरनमेंट हो, ठीक है। तो वहां पे हम अपने ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो क्रॉप बनती है, ठीक है, जो बैग्स बनते हैं, जो थैले बनते हैं उसके, उसमें क्रॉप में वो क्या डालते हैं, जो ग्रेन स्टोर कर रहे होते हैं उसमें क्या डाल देते हैं? नीम की पत्तियां डाल देते हैं, ठीक है। नीम की पत्तियां डाल देते हैं ताकि कोई उसमें बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ ना हो। तो ये कुछ नेचुरल मेथड्स हैं जिससे हम अपने ग्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके, वहां पे बारिश का पानी ना आता हो, वहां पे सनलाइट ना आती हो, वहां पे मॉइस्चर ना हो, तो इस तरीके की, वहां पे ह्यूमिडिटी ना हो, इस तरीके की चीजें वहां पे ना हो। तो स्टोरेज फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो दो तरीके की स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं। एक तो होती है ग्रैनरीज और एक होते हैं सीलोस। ग्रैनरीज और सीलोस। ग्रैनरीज क्या होती हैं? ये ग्रैनरीज, ये वो एक हम कह सकते हैं गोदाम टाइप होते हैं ग्रैनरीज, जो विलेजेस वगैरह में होते हैं, ठीक है, जो फार्म वगैरह आपके फार्म के नजदीक होते हैं, जहां पे पूरे गांव का हम कह सकते हैं ग्रेन जो है वो स्टोर हो रहा होता है। सीलोस क्या होते हैं? सीलोस बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और ये बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज हो रहे होते हैं। ये ग्रैनरीज तो लोकल जो वेंडर्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं, बट सीलोस जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज हो रहे होते हैं। सीलोस बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जहां पे सारा ग्रेन स्टोर किया जाता है और ये हम कह सकते हैं कि इंडिया के स्टॉक में जाता है। जो सीलोस में ग्रेन स्टोर होता है वो इंडिया के स्टॉक में जाता है, किसी लोकल ट्रेडर के स्टॉक में नहीं जाता, ठीक है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for the damage and loss of grains are biotic factors such as bacteria, fungus, insects, rodents, and abiotic factors such as moisture, temperature, and place of storage. Before storage, the grains are cleaned and dried in sunlight to remove moisture, and the storage places are fumigated to kill pest. ठीक, वहां पे फ्यूम्स किए जाते हैं पेस्ट को किल करने के लिए, उसके बाद वहां पे स्टोरेज की जाती है। नाउ एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। कोई बता सकता है बफर स्टॉक क्या होता है? सर इकट्ठा कर लेना सामान को 1-2 साल के लिए। हाँ, बफर स्टॉक क्या होता है? बेसिकली स्टोरेज, ठीक, स्टोरेज रिजर्व। स्टोरेज रिजर्व, जो भी आपका ग्रेन का स्टॉक है उसको रिजर्व करके रख लेना, दैट इज बफर स्टॉक। तो ये बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है हर कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू। हर कंट्री अपने
कंट्री के यूज के लिए एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है, ताकि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कोई कैलेमिटी हो जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, तो वहां पे उस बफर स्टॉक से यूज करके, ग्रेन को यूज करके वहां पे प्रोवाइड किया जा सके। तो इसलिए हर कंट्री के पास एक बफर स्टॉक मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इट refers to a reserve of commodity such as grains or other food products that is held by a government or other organization to stabilize prices and ensure food security in times of shortages or excess. The buffer stock is intended to act as a cushion against price fluctuations caused by supply and demand imbalances. It is necessary to maintain buffer stocks to ensure stability in the food market and protect both consumers and producers from extreme price fluctuations. The stocks can be used to address sudden shortages caused by weather-related disasters, crop failures, or other factors that disrupt the normal supply chain. In addition, buffer stock can be used to support farmers by purchasing excess production during times of oversupply, thereby stabilizing prices and ensuring a steady income for producers. Buffer stock grains are typically stored in government-owned warehouses, silos, or other storage facilities. The location of the storage facilities may vary depending on the size of buffer stock, the geographical region where the grain are produced, and the transportation infrastructure available to move the grains from market. The grains may be stored in different forms such as bulk storage or bagged storage, depending on the type of grain and the specific storage conditions required to maintain its quality. ठीक, तो अलग अलग तरीके से ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है बफर स्टॉक में। कहां पे स्टोर होता है? ये सीलोज में स्टोर होता है, ठीक है। ग्रैनरीज में स्टोर नहीं होता है, बड़े बड़े सीलोज में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्रॉप अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री वो प्रैक्टिस है जिसमें एनिमल्स को ग्रो किया जाता है, उनको फीड किया जाता है, उनको ब्रीड किया जाता है और उनको डिजीज कंट्रोल बनाया जाता है फॉर आर पर्पस, ठीक है। अब वो पर्पस क्या हो सकता है? अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, जैसे मीट, ठीक है, देन एग्स, मिल्क, मिल्क, लेबर, एक्सेट्रा, ठीक। तो ये अलग अलग हमारे पर्पस हो सकते हैं जिनके थ्रू हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। एनिमल फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, शीप, गोट, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, अलग अलग एनिमल्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इट इज डन फॉर टू मेन पर्पसेस। तो पहला पर्पस क्या है? फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। एंड दोज यूज्ड फॉर फार्म लेबर। फार्म लेबर करने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ड्रॉट लेबर या ड्रॉट एनिमल, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, ये पता होगा। लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंडेंट होता है क्या? मिल्क प्रोडक्शन। द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ द काफ, ठीक है। आफ्टर बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड होता है, सबको पता है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो फिर मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ फॉरेन ब्रीड्स सच एज जर्सी काउ एंड ब्राउन स्विस काउ, तो ये दो अलग ब्रीड्स हैं जो फॉरेन ब्रीड्स हैं। दे हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स एंड लोकल ब्रीड्स सच एज रेड सिंधी एंड साहिवाल आर रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। तो ये दो हमारे लोकल ब्रीड्स हैं, रेड सिंधी और साहिवाल, जो डिजीज रेजिस्टेंट है। दे कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट एनिमल्स विद बोथ द क्वालिटीज, ठीक है। नाउ कैटल शेल्टर की अगर हम बात करें तो शेल्टर इनका काफी क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट है। काफी इनका शेल्टर क्लीन होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो? हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहे। नाउ कैटल फीड की अगर हम बात करें तो इनका फॉडर में, इनको खाने में क्या मिलता है? इट includes roughage containing mainly fiber and concentrates containing protein and other nutrients. Now कैटल डिजीज की अगर हम बात करें तो कैटल फार्मिंग काफी डिफिकल्ट काम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजीज फैलने का बहुत चांस होता है। तो कैटल डिजीज होती है जो कि कॉज होती है बाय पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स कॉज स्किन डिजीजेस, इंटरनल पैरासाइट्स लाइक worms affect stomach and intestine and flukes damage the liver. इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन। So vaccination are given to protect them from viral and bacterial diseases. क्लियर है?
तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस हैं और उनकी टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में। जैसे फर्स्ट हम देखें एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ हनी बीज। एक्वाकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एविकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ बर्ड्स सच एज चिकन, डक्स एंड गीस। कैप्रिनो हस्बेंड्री क्या है? रियरिंग ऑफ गोट्स। इक्विनिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। हेलिसिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ स्नेल्स। ओविनिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ शीप। सेरिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। पॉर्सिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ पिग्स। पिसिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ फिश। तो अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, इनको आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? इट इज डन फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। तो चिकन मीट और एग प्रोडक्शन के लिए जो फार्मिंग की जाती है दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। improved poultry breeds are developed to produce layers for eggs and broilers for meat. मीट के लिए जो चिकन यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ब्रॉयलर। ब्रॉयलर। और एग के लिए उसको क्या कहा जाता है? लेयर। क्या कहा जाता है? लेयर। Yes. लेयर। गुड, ठीक। layers for eggs and broilers for meat. Now, cross breeding between Indian varieties such as asil and foreign varieties such as leghorn is done to develop new varieties. तो इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि नई varieties उसमें डेवलप हो पाए। Now, for good production of poultry birds, they are given proper nutrition and kept in hygienic conditions and proper temperature conditions. तो ये एक आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं कि सबसे ज्यादा इल ट्रीटमेंट जिस एनिमल का होता है वो क्या है? वो क्या है? Chicken. चिकन। चिकन, पोल्ट्री बर्ड। जो पोल्ट्री बर्ड होती है चिकन, बेसिकली वो सबसे ज्यादा इल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इनकी हाइजीन कंडीशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसी कोई हाइजीन कंडीशन मेंटेन नहीं करता, बहुत ही ज्यादा इल ट्रीटमेंट होता है, बहुत गंदगी में पलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा इल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम जिसमें होता है, जिसके साथ होता है, ठीक है, वो कौन सा एनिमल है? कोई बता सकता है? Cow. पेंगुइन। पेंगुइन, ठीक है। पेंगुइन के साथ काफी इल ट्रीटमेंट होता है, या सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, ये अफेक्टेड बर्ड है, ठीक, पेंगुइन। क्यों? क्योंकि पेंगुइन को हर कोई खा जाता है। पेंगुइन फूड चेन में काफी नीचे है, ठीक है। पेंगुइन फूड चेन में काफी नीचे है, पेंगुइन को हर कोई खा जाता है, ठीक है। शार्क, सील, बियर, पोलर बियर या कोई बड़ी फिश, वेल वगैरह, तो हर कोई पेंगुइन को खा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखें, ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन, प्रोटीन एंड फैट रिच फीड फॉर बेटर ग्रोथ. Poultry foes are affected by diseases such as viruses, bacteria, fungi, and parasites. They are protected from diseases by proper sanitation, spraying disinfectants, and vaccination. तो यहाँ पे इतना एम्फेसिस इस पे क्यों दिया जा रहा है? इसकी हाइजीन पे, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा इल ट्रीटमेंट किसका होता है? इन्हीं बर्ड्स का होता है, पोल्ट्री बर्ड्स का। और इल ट्रीटमेंट के साथ साथ कोई भी इसमें हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती है। इसका इफेक्ट क्या है कि जब भी कोई डिजीज होती है तो वो बहुत जल्दी सारी बर्ड्स में फैल जाती है। आपने सुना होगा बर्ड फ्लू, नाम सुना है? यस सर। बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू जब होता है, जब एक एरिया में कुछ बर्ड्स को फ्लू होता है तो बहुत जल्दी सारी बर्ड्स में वो फ्लू फैल जाता है। क्यों? क्योंकि हाइजीन नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन नहीं होती तो जितनी बर्ड्स हैं एक सेंटर पे, उन सब में जो है वो फ्लू फैल जाता है। अब फिर वो बर्ड्स कहाँ कहाँ जाएंगी, उन सब में फ्लू रहेगा। वो उन बर्ड्स को जिनके साथ रखा जाएगा, फिर उन बर्ड्स में फ्लू पहुंचेगा। इस तरीके से बर्ड फ्लू बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पिसिकल्चर या फिश प्रोडक्शन। फिश इज द सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इन आवर फूड। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, ठीक है। दे आर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस कॉल्ड कैप्चर फिशिंग एंड फ्रॉम फिश फार्मिंग कॉल्ड कल्चर फिशिंग। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू फिशिंग की जा सकती है। The water source of fishes can be sea water. Sea water है तो मेरीन फिश होगी, या फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर है तो क्या होगी? फ्रेश वाटर फिश होगी। जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर से।
मरीन फिश की अगर हम बात करें, द पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज आर प्रॉम्फिट, मैकरल, ट्यूना, सार्डीन्स, ठीक है। तो ये सब अलग अलग मरीन फिशेस है। दे आर कॉट बाय फिशिंग नेट फ्रॉम बोट्स। सम मरीन फिशेस आर फार्म्ड इन सी वाटर, दीज इंक्लूड प्रॉन्स, मुलेट्स, पर्ल स्पॉट्स, मुसल्स, ऑयस्टर्स एक्सेट्रा। वी गेट पर्ल्स फ्रॉम ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स जो है वो क्या बनाते हैं, पर्ल्स बनाते हैं, पता होगा ये, ऐसा होती। ठीक है। तो ये मरीन फिशेस है। नेक्स्ट है इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशरी में क्या है, इसमें फ्रेश वाटर फिशेस को कल्टीवेट किया जाता है। कल्चर फिशरी इज डन इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर। Sometimes fish culture is done in combination with paddy crop in the field. This is called composite fish culture. तो कुछ ऐसे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बनाए गए हैं जहां पे पैडी की फील्ड में फिश कल्चर किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट फिश कल्चर। द कॉमन फिशेस इन इनलैंड फिश फार्म्स आर रोहू, कटला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, इनलैंड फिशरीज या कल्चर फिशरी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बी कीपिंग। इसके बारे में पढ़ा होगा, बी कीपिंग या एपीकल्चर, बी कीपिंग या एपीकल्चर, ठीक। तो या फिर इसको क्या कहा जाता है, एपियरी कल्चर भी कहा जा सकता है। ये एपियरी दिख रही है, एपियरी कल्चर भी इसमें कहा जा सकता है, ठीक। तो बी कीपिंग इज डन टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स। हनी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो हैज मेडिसिनल यूजेस। वैक्स इज यूज्ड इन मेडिसिनल preparations and for making polishes, ठीक। In local varieties of bees used for honey production are the Indian bee, rock bee, little bee. An Italian variety of bee is also being used for large scale production of honey. The bees collect nectar from flowers and convert it into honey in the beehives. पता होगा, these are artificially grown in apiaries and the honey is extracted by a machine called honey extractors. ये एक हनी एक्सट्रैक्टर है जिससे हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये क्या है, एक बी हाइव, ठीक है, छत्ता, बर का छत्ता। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितनी मेजर चीजें थी वो हमने कवर अप कर ली है, ठीक है। तो कोई किसी का डाउट बताएं। सर एक जायद क्रॉप भी तो होती है। क्या होता है, जायद क्रॉप, ZAYD क्रॉप, कौन सी क्रॉप, जेड ZAID। क्रॉप, जारिफ क्रॉप, जेड जायद फसल सर। अच्छा अच्छा, हाँ जायद क्रॉप भी होती है, जायद क्रॉप भी होती है। वो आपके जो अभी हम बात कर रहे थे ना, जो प्रॉपर समर सीजन है, ठीक है, और रेनी सीजन से पहले होती है जायद क्रॉप, ठीक। बट जो मेजर डिस्टिंक्शन है वो दो ही क्रॉप्स का है, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप, ओके। ठीक। और बताएं, ठीक। तो चैप्टर यहाँ पे आपका एंड हो चुका है। अगर डाउट हो तो रखें, नहीं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं।